नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर देर रात तक हुई चर्चा आज भी रहेगी जारी। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे अपनी बात। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद भी बहस में होंगे शामिल। राज्यसभा में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। 16 घंटे की चर्चा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पहले वक्ता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज सम्मन जारी करने पर ले सकता है फैसला। हिमाचल में बारिश का कहर। मंडी में बादल फटने से 2 की मौत, कई लापता। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी तेज बारिश। राजस्थान और उत्तराखंड में भी बरसे बादल। और अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में आज फिर होगी व्यापार वार्ता। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर से राहत देने और 3 महीने के लिए ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी आज कांग्रेस की सूची में वक्ताओं में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव भी आज चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले कल लोकसभा में करीब 11 घंटे इस विषय पर चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण मुख्य वक्ता होंगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, सपा के प्रोफेसर रामगोपाल यादव सहित शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जानते हैं कि कल उन्होंने लोकसभा में क्या कुछ कहा और कैसे विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं
तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen, secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया तो एनडीए सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पलटवार करते हुए आतंक के खिलाफ पूर्व की यूपीए सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, पूरा सुनाओ। कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए, कभी आपने सोचा? चर्चा में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने भी हिस्सा लिया। टीएमसी की तरफ से कल्याण बैनर्जी ने भी कई तर्क रखे। बीजेपी की तरफ से बैजयंत पांड्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है और ये भारत की सेना के शौर्य को सबके सामने रखती है। जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें कब तक, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? If this was an intelligence fellow, why was the intelligence bureau chief granted 1-year extension? Status of the terrorist. Why are these 4 terrorists? 7 delegations went out to different countries. I was part of one of them. And the experiences that we had was very clear. All these nations unequivocally understood and supported India's stance. All these nations reiterated India had a right to self-defense and to hit back against terror. Every one of them condemned the Pahalgam terror attack. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार देर रात से हो रही बारिश से शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण ऊपरी इलाकों का मलबा निचले इलाकों में जमा हो गया है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। जेल रोड पर दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। मंडी नगर आयुक्त रोहित राठौर के मुताबिक आज सुबह 4 बजे के आसपास हुई भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सभी अधिकारी फिलहाल राहत कार्य में लगे हुए हैं। तो हिमाचल में मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर।
काफ़ी नुकसान पहुंचा है सड़कों को, रास्तों को, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। फिलहाल तमाम अधिकारी, प्रशासन राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मुझे लगभग सुबह तड़के जो है कॉल आई थी काउंसलर साहब के द्वारा कि यहाँ पे जो जेल रोड के समीप साधनी नाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जैसे ही कॉल आता है और सभी जितने भी स्थानीय लोग हैं वो पूरे बचाव में जो है वो राहत कार्यों में मैंने जब पहुंचा यहाँ पे तो लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लगभग वो पानी 3 जगह पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ना केवल मलबा, पत्थर, चट्टाने, लेकिन पेड़ भी उखड़ के जो है उन सारे के सारे जो है नालों में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से मलबा घरों में चला गया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, साथ में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय भी जो है स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव देखा गया है। तो बात करें राजधानी दिल्ली की, तो आज सुबह कई जगहों पर तेज बारिश देखी गई। कई जगहों पर पानी भरने की भी खबरें आ रही हैं। और उधर बिहार के पटना में निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया। इस जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज बिहार के सभी 38 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर पटना मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर पूर्वी बिहार के जिलों को सावधान रहने की विशेष सलाह दी गई है। तो हिमाचल, दिल्ली एनसीआर, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो बिहार के पटना के निचले इलाकों में पानी भरा, काफी जगह जल भराव की घटना सामने आ रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरों में दिखा कि नन्हे बच्चे पानी में खेलते हुए भी नजर आ रहे। झारखंड के जिलों में वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से एक मॉनसून ट्रफ लाइन एक्टिव भी है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ तूफान आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक तट में से तूफानी हवा चलने की संभावना बताई जा रही है। तो उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भी बिजली के साथ तूफान की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक तट से भी तूफानी हवा चलने की संभावना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार। जब जब भूख सताए MDH याद आए। सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने। थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधेयकों पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ को बिना जवाब के लौटाने की मांग की गई है।
5 जजों के स्पेशल बेंच में इसमें सुनवाई होनी है। केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन तैयार कर राष्ट्रपति के संदर्भ को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई और कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के आवेदन पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज एक अहम आदेश सुनाएगा। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ये तय करेगा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य को बतौर आरोपी सम्मन जारी किया जाए या नहीं। इससे पहले ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पीएमएलए के तहत मामला बनता है। ईडी ने दावा किया कि यंग इंडियन कंपनी का गठन ही एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के मामलों के प्रभारी थे। इसी दौरान उन्हें यंग इंडिया का निदेशक भी बनाया गया, जिसके बाद 19 दिसंबर 2010 को यंग इंडिया ने एजेएल को चिट्ठी लिखकर कर्ज की अदायगी या इसे इक्विटी में बदलने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा यंग इंडियन को 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले एजेएल से 90 करोड़ रुपए का 90.90 करोड़ 21 लाख रुपए का कर्ज वसूलने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी मामलों के प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। साथ ही आरोपियों सहित कांग्रेस ने पदाधिकारियों द्वारा एजेएल से 90 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि एजेएल की कीमती और आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। और ईडी ने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि जब एजेएल से 90 करोड़ 21 लाख रुपए वसूलने का अधिकार कांग्रेस ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले यंग इंडियन को सौंपा, उस वक्त वे कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मामलों की प्रभारी थीं। उन्होंने अपने और राहुल गांधी के व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी मामलों के प्रभारी होने के नाते उनकी जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। वहीं गांधी परिवार की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के पूरे केस को ही बेबुनियाद बताया। सिंघवी ने कहा कि एजेएल और यंग इंडिया के पदाधिकारी एक ही हैं और किसी को भी इस सौदे से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है। बिहार एसआईआर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के मसौदा यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर इनमें कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें। और खबर झारखंड से है, जहां के देवघर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर कांवड़ियों से भरी बस बासुकीनाथ जा रही थी। इस दौरान मोहनपुर के नवापुर के पास में बस ड्राइवर को झपकी लगने से बस सीधे गैस सिलेंडर के ट्रक से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हुई। ड्राइवर के मरने के बाद बस तकरीबन 500 मीटर दूर तक चलती रही और सड़क किनारे रखे ईंट से टकरा गई। दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 23 लोग घायल हुए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, और जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। तो झारखंड के देवघर में ये बड़ा दर्दनाक हादसा
जहां पर कावड़ियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और ड्राइवर की भी इसमें बस ड्राइवर की भी मौत हुई है। गाड़ी उधरे एक्सीडेंट की मृत्यु हुआ 2 गाड़ी में। गाड़ी धीरे धीरे आके यहाँ ईटा के पास फंस गया और सवारी सब घायल था। भोरे भोरे कोई आदमी नहीं था वहाँ। तो हम लोग निकले दौड़ के घर से और उसके बाद निकाले वहाँ से सब एक एक करके। लास्ट में 2 डेड बॉडी निकाले, यानी कुल 5 डेड बॉडी था। उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस आया, सबको उठा के ले गया। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए एडहॉक प्रणाली को खत्म करके नई जॉब ट्रेनी पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसे लेकर युवाओं में रोष नजर आ रहा है। विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेर रहा है और इस नई पॉलिसी के नाम पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहा है। क्या है ये पॉलिसी और क्यों हो रहा है इस पर हिमाचल में बवाल? देखिए शिमला से संवाददाता धर्म प्रकाश की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार जॉब ट्रेनी पॉलिसी लेकर आई है, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि इससे नौकरियों के लिए एडहॉक प्रणाली खत्म होगी और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को स्थायी रोजगार मिलेगा। नई नीति के अनुसार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा पास करने के बाद 2 साल का ट्रेनी पीरियड सर्व करना होगा। इस ट्रेनी पीरियड को पूरा करने के बाद एक बार फिर सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 2 वर्ष की ट्रेनिंग अवधि के बाद एक सामान्य विभागीय परीक्षा लेने का प्रावधान है, जिसके बारे में जल्द ही कार्मिक विभाग स्थिति स्पष्ट करेगा। इसी सामान्य विभागीय परीक्षा को लेकर युवाओं में और विपक्ष में इस फैसले को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ये जो परीक्षा वाली बात निकल कर आ रही है, इसके बारे में विभाग और सरकारी प्रवक्ता कह चुके हैं कि 2 साल के पीरियड के बाद कर्मचारी ने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ वो जान पाया है अपने काम के बारे में, इसका पता लगाने के लिए परीक्षा होगी। कार्मिक विभाग इस परीक्षा के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगा। फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन परीक्षा होगी 2 साल बाद। ये मामला सामने आने के बाद, ये बात उस नोटिफिकेशन में सामने आने के बाद जो विपक्ष है और जो बेरोजगार युवा हैं प्रदेश के, उनमें एक नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि ये पॉलिसी युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार के नेता चुनाव से पहले चिल्ला कर युवाओं को 58 साल की पक्की नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब सत्ता में आते ही ऐसी नीतियां लाकर युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। जॉब ट्रेनिंग भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के 12 लाख जो बेरोजगार हैं उनके साथ मजाक किया गया है। और ये जो कदम है, वैसे भी सरकार ने आज तक जितने भी नोटिफिकेशंस की हैं, उन नोटिफिकेशंस को या तो रद्द किया गया है या उसके ऊपर यू टर्न किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और विधायक सुरेश कुमार ने इस मामले में सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सामान्य कार्मिक परीक्षा 2 साल में कर्मचारी द्वारा सीखे गए काम के आधार पर होगी और ये बिल्कुल वैसी है। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो जॉब ट्रेनिंग सरकार ने योजना चलाई है, उसका उद्देश्य मात्र नए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना और नए जो भर्ती किए जाने वाले हमारे युवा हैं उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंडर लाना। इस पूरे मामले को लेकर एक और जहां सरकार और विपक्ष में जुबानी तकरार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सालों साल लाइब्रेरी में बैठकर सरकारी नौकरियों की तैयारियां करने वाले युवा परेशान हैं। विपक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल प्रदेश के युवाओं की तरफ से उठाया जा रहा है, जिनको इस बारे में स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो उनका कहना है कि प्रदेश सरकार जब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जिस तरह के चुनावी वादे रोजगार को लेकर किए थे, उन चुनावी वादों को पूरा आखिर क्यों नहीं किया जा रहा, रोजगार के मौके उतने क्यों नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। इसी को लेकर युवा नाराज है और इसी को लेकर सरकार पर आए दिन सवाल भी खड़े कर रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, ईडी न्यूज। और आज नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया। महाकालेश्वर मंदिर परिसर की ऊपरी मंजिल पर स्थित ये मंदिर वर्ष में मात्र एक दिन नाग पंचमी के दिन खुलता है। नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा और आरती की जाती है और इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
अयोध्या स्थित शेषनाग मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु विशेष तौर पर शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज स्थित श्री नाग वासुकी मंदिर पहुंचे हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर नाग की पूजा अर्चना पर विशेष महत्व होता है। तो नाग पंचमी के अवसर पर देश भर के नाग मंदिरों में खासी भीड़ उमड़ रही है श्रद्धालुओं की, भक्तों की। तो प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में भी भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ रुख करें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने स्टॉकहोम में 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापार वार्ता की। वार्ता के दौरान टैरिफ वॉर से राहत देने और 90 दिन के लिए टैरिफ ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका के ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की मौजूदगी में हुई बातचीत आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही इस साल के अंत में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली शिखर बैठक को ध्यान में रखकर ये तीसरे दौर की बैठक हो रही है। गौरतलब है कि ट्रेड को लेकर अमेरिका एक ऐसे समझौते की तलाश में है जिससे वह चीन को अधिक निर्यात कर सके और चीनी अर्थव्यवस्था को घरेलू उपभोक्ता खर्च की ओर अधिक मोड़ सके। तो इस बैठक से दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद है। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीजिंग के उत्तरी बाहरी इलाके में कई दिनों की भारी बारिश में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। तो चीन भी बाढ़ से बेहाल नजर आ रहा है। लगभग कम से कम 30 लोगों की मृत्यु की खबर है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।